हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम नया मॉड्यूल स्टार्ट कर चुके हैं। इस मॉड्यूल में हम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि हम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के कितने जो चैप्टर हैं और कितने जो टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो हमने सबसे पहला टॉपिक जो था टाइप्स एंड फॉल्ट और फॉल्ट के बारे में पूरा पढ़ लिया है। हमने फ्यूज़ भी पढ़ लिया है फ्रेंड्स, और साथ के साथ हमने स्विचेस भी पढ़ लिए हैं फ्रेंड्स। और अगर बात करें हम फ्यूज़ की, जो हमारा HRC फ्यूज़ होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आने वाला है, वो भी हम कवर कर चुके हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है HRC फ्यूज़ फ्रेंड्स, तो वो भी हम पढ़ चुके हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स इससे पहले वाले लेक्चर में, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में सर्किट ब्रेकर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट्स था, जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल था, उसको देखा था। और एक टाइप का जो हमारा सर्किट ब्रेकर था, ACB ईयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, उसको कवर कर लिया है फ्रेंड्स। अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपके सिलेबस में ओनली 4 टाइप्स के जो सर्किट ब्रेकर हैं वो ही हैं फ्रेंड्स। तो एक सर्किट ब्रेकर हम कवर कर चुके हैं और ये सेकंड पार्ट होने वाला है सर्किट ब्रेकर का। इसके अंतर्गत हम फ्रेंड्स जो हमारे बाकी 3 बचे सर्किट ब्रेकर, उसको कवर करने वाले हैं। पहला हमारा OCB है जो हम देखने वाले हैं आज, और इसी के साथ साथ हम BCB को भी देखेंगे फ्रेंड्स, और BCB के साथ साथ हम SF6 को भी देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सर्किट ब्रेकर। इन एग्ज़ाम से पहले आप इसको 2 बार जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, मिलना ही मिलना है फ्रेंड्स। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जितने भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रेंड्स। अगर बात करें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम आज पढ़ने वाले हैं ऑयल ब्रेक सर्किट ब्रेकर। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि ऑयल ब्रेक सर्किट ब्रेकर होता क्या है, तो अगर हम सिंपल वे में बात कहें कि हमारे जो सर्किट ब्रेकर है उसके अंदर जो 2 कॉन्टैक्ट हैं, सर्किट ब्रेकर के अंदर फ्रेंड्स जो 2 कॉन्टैक्ट हैं, वो जो कॉन्टैक्ट हैं वो हमारे ऑयल के अंदर ऑपरेट होने वाले हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार हमने इसको बोल दिया ऑयल ब्रेक सर्किट ब्रेकर। अगर इस वाले की बात करें फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे फिक्स कॉन्टैक्ट, ये वाले हैं हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स। अब होगा क्या, मान लीजिए कि जब नॉर्मल कंडीशन होगी, किसी भी प्रकार का फॉल्ट वहाँ उत्पन्न नहीं होगा, उस केसेस में हमारे जो कॉन्टैक्ट हैं वो क्लोज रहेंगे और कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि जब एबनॉर्मल कंडीशन आने वाली है या फिर कोई फॉल्ट उत्पन्न होने वाला है फ्रेंड्स, तो होगा क्या, उस स्थिति में जो करंट है, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। और जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी, जब करंट इंक्रीज हो जाएगा फ्रेंड्स, तो जो हमारा CT कनेक्टेड है, इससे पहले जो आपने सर्किट ब्रेकर का फ्रेंड्स एक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देखा था, तो वहीं से आप रिलेट करना है इसको। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे जो मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हुआ कि जब एबनॉर्मल कंडीशन आई या फिर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो जब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वहाँ पर हुआ क्या कि जो हमारी CT कनेक्टेड है, करंट ट्रांसफार्मर हमारा कनेक्टेड है, और करंट ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है या फिर जो प्राइमरी साइड है वो हमारी लोड से कनेक्टेड है। जब फॉल्ट उत्पन्न हुआ तो करंट इंक्रीज होगा, 10 से 15 गुना बढ़ जाएगी करंट की वैल्यू। और जब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जो CT है उसकी प्राइमरी एनर्जाइज होकर या फिर लीकेज उसमें करंट होकर, ड्यू टू इंडक्शन के कारण फ्रेंड्स उसकी सेकेंडरी एनर्जाइज होना शुरू होगी, और सेकेंडरी में एक लीक, इसकी सेकेंडरी भी एनर्जाइज हो जाएगी फ्रेंड्स। और जब सेकेंडरी एनर्जाइज फ्रेंड्स, जब इसकी सेकेंडरी में लीकेज करंट उत्पन्न होगा तो इसकी सेकेंडरी एनर्जाइज हो जाएगी, और एनर्जाइज होकर जो सर्किट ब्रेकर के अरेंजमेंट में हमारी रिले कॉइल लगी है, उस रिले कॉइल को ऑपरेट करा देगी। और रिले कॉइल हमारी जब ऑपरेट होगी तो उसके साथ साथ हमारी ट्रिप कॉइल भी एनर्जाइज होगी। जब ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होगी, वो ट्रिप कॉइल हमारे जो सर्किट ब्रेकर है उसके प्लंजर को होल्ड कर लेगी। जब प्लंजर को होल्ड करेगी तो वहाँ हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो ब्रेक करा देगा हमारी लाइन को। तो ये था इसका पूरा प्रिंसिपल। अब देखिए इसकी डिटेलिंग कैसे हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर बात करें कि जो हमारा ऑयल ब्रेक सर्किट ब्रेकर है, तो उसका हमने बता दिया कि जो मूविंग कॉन्टैक्ट है और फिक्स कॉन्टैक्ट है। एक होता है फ्रेंड्स फिक्स कॉन्टैक्ट और दूसरा होता है हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट। तो ये दोनों ही कॉन्टैक्ट हमारे ऑयल के अंदर ऑपरेट होंगे। ठीक, अब फ्रेंड्स जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑयल ब्रेक सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए इंसुलेटेड मीडियम के रूप में ऑयल का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि ऑयल क्यों हम उसके अंदर फिल्ड करते हैं, अपने जो टैंक है उसके अंदर इसीलिए फिल्ड किया जाता है कि मान लीजिए अगर ये दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से दूर हटेंगे
तो यहाँ स्पार्किंग जनरेट होगी फ्रेंड्स। जब स्पार्किंग जनरेट होगी तो यहाँ पर इस एरिया का ये रीजन हीटअप होना शुरू होगा, और अगर हम ऑयल यहाँ पर फिल नहीं करेंगे तो यहाँ पर आग भी लग जाएगी। तो वो क्या करेगा, जो ऑयल है वो हमारी आर्क को इंसुलेशन प्रोवाइड करा देगा फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, आगे अगर हम नेक्स्ट लाइन की बात करें तो नेक्स्ट लाइन में देखिए, जो हमारा सर्किट ब्रेकर है OCB है, ऑयल ब्रेक सर्किट ब्रेकर, उसके जो दोनों कॉन्टैक्ट हैं वो किस में ऑयल खुल रहे हैं फ्रेंड्स, ऑयल में ऑपरेट होने वाले हैं। और जो ऑयल है या फिर जो हमने बोला कि बुझाने के लिए, आर्क को बुझाने के लिए इंसुलेटिंग मीडियम के रूप में हमारा ऑयल प्रयोग होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक, OCB में दो कॉन्टैक्ट होते हैं, जिनमें से एक मूविंग कॉन्टैक्ट तथा दूसरा फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, जिसको MC और FC कहते हैं फ्रेंड्स। यह कॉन्टैक्ट ऑयल के अंदर डूबे रहते हैं। जैसे अभी मैंने बता दिया फ्रेंड्स कि हम अगर बात करें OCB की, तो OCB में जो हमारे कॉन्टैक्ट हैं वो ऑयल के अंदर ऑपरेट होने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक, तो फ्रेंड्स अगर बात करें कि OCB का अगर हम वर्किंग देखें तो देखिए, इसके पहले हम इसके डायग्राम के थ्रू एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये है हमारा OCB। तो अगर हम OCB की बात करें फ्रेंड्स, कि यहाँ पर जो हमारा OCB है उसमें हमने दो इसके डायग्राम दे रखे हैं, बना रखे हैं फ्रेंड्स। अगर पहले वाले की बात करें, इस वाले की, तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारा OCB है ये है हमारे दोनों कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स। ये वाला हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट हो गया और ये मूविंग कॉन्टैक्ट हो गया। अगर फ्रेंड्स सर्किट ब्रेकर की बात करें तो किसी भी सर्किट ब्रेकर को ले लो, वहाँ पर दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक फिक्स होगा और दूसरा मूविंग कॉन्टैक्ट होगा फ्रेंड्स। अगर बात करें हमारा जो सर्किट ब्रेकर है, इसमें देखिए ऊपर वाला हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट हो गया और नीचे वाला जो है वो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, जब एबनॉर्मल कंडीशन आएगी, जब करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जैसे ही कोई फॉल्ट उत्पन्न होगा फ्रेंड्स, तुरंत जो करंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा फ्रेंड्स, कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो ऑपरेट होगा, और जब ऑपरेट होगा तो इसके दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से दूर हटेंगे फ्रेंड्स। जब ये वाले कॉन्टैक्ट एक दूसरे से दूर हटेंगे फ्रेंड्स, तो होगा क्या कि इनके बीच फ्रेंड्स, अगर लाइव वायर कोई चल रहा है और उसको अगर आप हटा रहे हो, एक दूसरे से दूर कर रहे हो, तो वहाँ पर स्पार्किंग जनरेट होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ भी होगा, इस लाइन के मध्य यहाँ पर स्पार्किंग क्रिएट होगी फ्रेंड्स। जैसे ही स्पार्किंग यहाँ जनरेट होगी, तुरंत यहाँ आर्क लगेगी, आर्क जनरेट होगी फ्रेंड्स। जब आर्क जनरेट होगी तो ये जो कॉन्टैक्ट है दोनों वो ऑयल के अंदर है, ये पूरा ऑयल टैंक है फ्रेंड्स, ऑयल के अंदर है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आर्क जनरेट हुई, जब यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ फ्रेंड्स, जब आर्क जनरेट होगी, आग लगेगी यहाँ पर या स्पार्किंग होगी, तो होगा क्या कि इन दोनों कॉन्टैक्ट का जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ इस वाले रीजन का, इसके जो पास का ऑयल है वो भी हीटअप होना शुरू होगा फ्रेंड्स। जैसे ही यहाँ का ऑयल हीटअप होना शुरू होगा, तुरंत ऑयल के अंदर से बबल क्रिएट होंगे। जैसे ही बबल उत्पन्न होंगे फ्रेंड्स इसके अंदर से, तो जो बबल हैं, अगर हम बात करें किसी भी ऑयल को आप अगर गर्म कर रहे हो फ्रेंड्स, तो उसमें जो 80 to 90% जो गैसेस है वो हाइड्रोजन ही रिलीज होती है फ्रेंड्स, और भी गैसेस उसके साथ साथ निकलती हैं, पर अगर हम ज़्यादा अमाउंट की बात करें तो वहाँ पर हमारी हाइड्रोजन ही उत्पन्न होती है फ्रेंड्स। ठीक, तो अगर बात करें फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो बबल क्रिएट हो रहे हैं वो हमारे हाइड्रोजन गैस के बबल बन रहे हैं। अब हाइड्रोजन गैस की दो प्रॉपर्टी हैं फ्रेंड्स। पहली तो ये है फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन गैस की फ्रेंड्स, जो हाइड्रोजन गैस है उसकी जो ऊष्मा चालकता है वो बहुत अधिक है। पहला पॉइंट फ्रेंड्स, कि इसकी ऊष्मा चालकता है जो फ्रेंड्स, हीट कंडक्टिविटी फ्रेंड्स, जो हीट कंडक्टिविटी है इसकी वो बहुत अधिक है। और नंबर टू है इसका इंसुलेशन अच्छा है फ्रेंड्स। तो चलिए दोनों को कोरिलेट कराते हैं। पहला क्या है, पहला जो है वो इसकी जो हीट है, हीट कंडक्टिविटी गुड है फ्रेंड्स, हीट कंडक्टिविटी गुड हो गई। अब देखिए हीट कंडक्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है फ्रेंड्स। अगर बात करें जो हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की जो हीट कंडक्टिविटी है वो गुड है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है या फिर उसका कंडक्शन कर सकती है। तो जब हीट कंडक्टिविटी अधिक होगी फ्रेंड्स इसकी, तो यहाँ वाली जो हीट है, इन दो कॉन्टैक्ट के बीच जो हीट उत्पन्न हो रही है वो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। पहला पॉइंट फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कूलिंग का काम अच्छा करती है, या फिर गुड कूलिंग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी। तो अगर गुड कूलिंग इफेक्ट होगा उसका,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब कूलिंग होगी तो इस वाले एरिया में आर्क जनरेट हो रही है और साथ के साथ जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो पहली चीज़ क्या कर रही है, पहला काम क्या कर रही है, पहला काम हीट को कंडक्ट करा रही है या फिर हीट का एब्जॉर्प्शन करा रही है, और सेकंड काम कर रही है हीट को वो कूलिंग करा रही है। ये दोनों काम करने वाली है, और जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो हमारा जो आर्क यहाँ पर जनरेट हुई है या फिर जो आग लग चुकी है फ्रेंड्स वो आसानी से क्वेंच हो जाएगी, ज़्यादा बड़े लेवल पर आर्क उत्पन्न नहीं होगी फ्रेंड्स अगर सेकंड वाले की बात करें कि इस वाले में क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमने OCV का डायग्राम बना रखा है फ्रेंड्स। ये हमारा पात्र है, ये वाला पूरा कंटेनर है जो हमारा OCV का टैंक है, जिसको हमने टैंक बोल दिया, और ये हमारे जो हैं वो टर्मिनल बुश हैं। जो हमारे टर्मिनल बुश होते हैं वो हैं, यहाँ पर हम अपनी लाइन को कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक, अगर नीचे वाले कॉन्टैक्ट की बात करें, ये इस वाले कॉन्टैक्ट की फ्रेंड्स, जो ये वाले कॉन्टैक्ट हैं वो हमारे फिक्स कॉन्टैक्ट हो गए। अगर हम इसके नीचे वाले पोर्शन की बात करें, जो नीचे पोर्शन पर लगे हुए हैं कॉन्टैक्ट, उसको हमने बोल दिया मूविंग कॉन्टैक्ट। अब फ्रेंड्स होगा क्या, और हाँ एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स, अगर बात करें कि इसके अंदर जो हमारा ऑयल यूज़ हो रहा है वो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ होने वाला है फ्रेंड्स। अगर इसकी बात करें कि कितनी चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं, तो इसमें हमको तीन चीज़ें मुख्य हैं जो हमको याद रखने वाली हैं। पहली चीज़ है इसके अंदर एक फिक्स कॉन्टैक्ट है और मूविंग कॉन्टैक्ट है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स कि इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर हमने क्या किया, ऑयल जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल है उसको भर दिया फ्रेंड्स। अगर ऊपर वाले की बात करें तो हमने कुछ एयर गैप छोड़ दिया या फिर हमने कुछ खाली रिक्त स्थान यहाँ पर छोड़ रखा है फ्रेंड्स। ठीक, तो चलिए तीनों की हम बातें जान लेते हैं कि तीनों का क्या काम है यहाँ पर वन बाई वन। चलिए ठीक है, बात करते हैं पहले की फ्रेंड्स। अगर बात करें कि ये जो हमारे टर्मिनल बुश हैं, टर्मिनल बुश पर ही हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट माउंट है, लगा हुआ है। अब फिक्स कॉन्टैक्ट यहाँ पर अगर बात करें कि जो हमारे फिक्स कॉन्टैक्ट है वो क्या करेंगे, वो स्थिर हैं, एक जगह पर रुके हुए हैं। अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले सेकंड की देखें तो सेकंड पर है हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट। अब फ्रेंड्स अगर बात करें कि नॉर्मल कंडीशन की, दो कंडीशन हमारी उत्पन्न होने वाली है सर्किट ब्रेकर में। तो पहली कंडीशन उत्पन्न होगी कि नॉर्मल कंडीशन है या फिर फॉल्ट उत्पन्न नहीं हुआ है, नो फॉल्ट, जब फॉल्ट नहीं आया है। ठीक फ्रेंड्स, पहला हो गया नो फॉल्ट। फ्रेंड्स अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड है हमारा फॉल्टी कंडीशन, जब फॉल्ट अकर्स हो चुका है फ्रेंड्स। जब फॉल्ट उत्पन्न होगा तब क्या होगा, चलिए पहले वाले की बात करते हैं, जब फॉल्ट उत्पन्न नहीं हुआ है। फ्रेंड्स अगर बात करें जब हमारा फॉल्ट उत्पन्न नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो फिक्स कॉन्टैक्ट से क्लोज रहेगा। जब फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट एक दूसरे से क्लोज रहेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है, किसी भी प्रकार की जो हमारी सप्लाई है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, वो बाधित नहीं होगी। अब मान लीजिए हो गया किसी भी प्रकार का हमारे सिस्टम में फॉल्ट। फ्रेंड्स जैसे ही फॉल्ट उत्पन्न होगा, फॉल्टी कंडीशन आएगी या फिर एबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न होगी, उस स्थिति में हमारा जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो मूव करके फिक्स कॉन्टैक्ट से दूर हटता हुआ जाएगा। फ्रेंड्स जैसे ही ये नीचे की ओर एक दूसरे से हटेगा, ये वाला कॉन्टैक्ट नीचे की ओर आएंगे फ्रेंड्स, तो होगा क्या, ये दोनों कॉन्टैक्ट के मध्य क्या होगी, स्पार्किंग जनरेट होगी। जब स्पार्किंग जनरेट होगी फ्रेंड्स, तो यहाँ का जो इन दोनों कॉन्टैक्ट के मध्य, इन दोनों कॉन्टैक्ट के जो बीच का या फिर इसके सराउंडिंग का जो ऑयल है वो हीटअप होना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। और जब हीटअप होना शुरू हो जाएगा तो इसका जो ऑयल है, ऑयल जब हीट होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है फ्रेंड्स। जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी तुरंत ये काम होने वाला है, ये जो हमारा बबल यहाँ पर दिख रहा है, हाइड्रोजन के बबल बनेंगे और जो बबल है वो दोनों कॉन्टैक्ट के चारों तरफ बन जाएंगे। अब जब चारों तरफ हमारे बबल्स क्रिएट हो गए, और बबल्स की आपको प्रॉपर्टी बता दी कि पहली प्रॉपर्टी उसकी ये है कि उसका जो हीट कंडक्टिविटी है वो गुड है। और नेक्स्ट क्या बता दिया, नेक्स्ट बोल दिया कि वो उसका जो कूलिंग इफेक्ट है वो बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स इस स्थिति में दोनों ही स्थिति अप्लाई हो जाएंगी कि पहला हमारा जो हाइड्रोजन गैस का बबल्स है वो क्या करेगा, जो यहाँ पर हीट जनरेट हो रही है उसको एब्जॉर्ब कराएगा। ठीक, साथ के साथ क्या करेगा वो कि जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हुई उसको वो कूलिंग प्रोवाइड करा देगा। तो इस प्रकार से यहाँ की जो आर्क है वो क्विंच हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक, तो चलिए इसका एक बार वर्किंग देख लेते हैं। जो मैंने बताया वही वर्किंग में भी है फ्रेंड्स, चलिए एक बार देख लेते हैं फिर भी कि हमारी वर्किंग क्या कहना चाह रही है। फ्रेंड्स अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो जब परिपथ में किसी प्रकार का यहाँ फॉल्ट होगा फ्रेंड्स, ठीक है, किसी भी प्रकार का फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या ओवरलोड फॉल्ट उत्पन्न होता है तो सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से अलग होते हैं।
फ्रेंड्स अगर बात करें इस वाले पॉइंट की, तो यहाँ पर यही कहा गया है जो मैंने पहले बता दिया कि जब फॉल्टी कंडीशन उत्पन्न होगी फ्रेंड्स, अब फॉल्टी कंडीशन कैसी होगी, चाहे वहाँ पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ जाए फ्रेंड्स, या फिर वहाँ ओवरलोड हो जाए। ओवरलोड की कंडीशन में भी करंट की वैल्यू बढ़ेगी और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में भी करंट की वैल्यू बढ़ने वाली। जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तुरंत जो कॉन्टैक्ट हैं फ्रेंड्स वो एक दूसरे से हट अलग हो जाएंगे, और जब दोनों कॉन्टैक्ट, यहाँ लिखा हुआ है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट अलग होते ही दोनों कॉन्टैक्ट के मध्य आर्क उत्पन्न हो जाता है। फ्रेंड जैसा मैंने बता दिया कि जब आपका कॉन्टैक्ट एक दूसरे से दूर हटेगा तो उसके बीच में आर्क जनरेट होगी। तो यहाँ यही बोला गया है कि आर्क उत्पन्न होती है, जिसके कारण कॉन्टैक्ट के चारों ओर ऑयल हीटेड हो जाता है। जो हमारे कॉन्टैक्ट है उसके चारों ओर का जो ऑयल है वो हमारा हीटेड हो जाएगा, और जब वो गर्म हो जाएगा फ्रेंड्स तो उच्च दाब पर वहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। जब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी तो वहाँ हाइड्रोजन के बबल्स क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो ऑयल है वो कंटिन्यू हीटअप होता हुआ चला जा रहा है, और जब हीटअप होता हुआ चला जा रहा है तो वहाँ पर जब बबल क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे तो बबल की दो गुण या दो प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ पर जानना अति आवश्यक है। फ्रेंड्स अगर बात करें कि हमारा जो ववल्स है उसका पहले, जो हमारा हाइड्रोजन का ववल्स है उसका जो पहली जो गुण है, पहला गुण है, जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है। पहली प्रॉपर्टी तो यही है फ्रेंड्स कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो एक उसकी ऊष्मा चालकता बहुत अच्छी है या बहुत ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि जो हीट कंडक्टिविटी है वो हाइड्रोजन गैस की बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण आर्क को बहुत जल्द ही वो क्या करेगा, अवशोषित करके बुझाने की कोशिश करेगा। सेकेंड पॉइंट इसका और इंपॉर्टेंट है कि उसका जो कूलिंग इफेक्ट है वो बहुत अच्छा है, जिसके कारण वो क्या करेगी, कूलिंग का काम करेगी। इस कारण क्या होगा, जो हमारी आर्क होगी, जो हमारी आग जनरेट हुई है वो आसानी से बंद हो जाएगी या फिर बुझ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए इसके एडवांटेज देखते हैं फ्रेंड्स की एडवांटेज इसके क्या हैं। फ्रेंड्स अगर एडवांटेज की बात करें तो पहला एडवांटेज होगा सर्किट ओसीबी में आर्क को बुझाने का जो माध्यम है जिससे आर्क इजीली बुझ जाती है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो हमारा ओसीबी है उसके अंदर जो आर्क को बुझाने का माध्यम है वो ऑयल है, और ऑयल से बहुत जल्द ही हमारी जो आर्क है वो बुझ जाती है, क्वेंच हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट इसका एडवांटेज क्या है कि ओसीबी कम स्थान घेरता है। फ्रेंड्स इसका जो साइज है वो बहुत कम होता है, कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट के कारण इसका जो साइज है वो छोटा हो गया, और जब साइज छोटा हो गया जिसके कारण इसका जो स्थान है वो कम ये घेरेगा, और हम इसको कहीं भी माउंट कर सकते हैं। थर्ड की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी जो मेंटेनेंस की समस्या है वो बहुत कम उत्पन्न होती है पर एज़ कम्पेयर टू जो हमारे एसीबी हैं या फिर हमारे जो बीसीबी हैं, SF6 हैं, उसके कंपेरिजन में हमारा जो ओसीबी है, ऑयल ब्रेक सर्किट ब्रेकर, इसकी जो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है वो बहुत कम होती है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में आग लगने का खतरा कम रहता है। फ्रेंड्स अगर बात करें ओसीबी में आग लगने का खतरा कम रहता है, तो इसको कैसे जानेंगे, इसको जान लीजिए कि आग लगने का खतरा कैसे कम रहेगा। आग लगने के खतरे का मतलब ये है फ्रेंड्स कि मान लीजिए अगर हम जो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है उसको यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो एयर में क्या होगा, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन उसमें मौजूद है। जब ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट है फ्रेंड्स तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होगी, आग को वो जितना ज़्यादा हो सकता है कि वो आग को ना बुझा पाए, आग को जलाना शुरू कर दे वो, है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारा ऑयल है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा बिल्कुल नहीं है। अब जब ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी तो हमारी जो आर्क है वो बहुत जल्द ही बुझ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक, तो इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो क्या कह रहे हैं, या जो उसकी हानियाँ हैं वो क्या कहने वाली हैं। पहले की बात करें फ्रेंड्स तो पहला है हमारा ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जल्दी कम हो जाती है। फ्रेंड्स अगर बात करें कि हमारा जो ओसीबी है उसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि जो ओसीबी है उसका जो ऑयल है उसको हमको बार बार या फिर टाइम टू टाइम उसको चेक करना होता है, कहीं उसका जो इंसुलेशन है वो बेकार तो नहीं हो गया हो। ठीक, अगर बात करें कि जो ओसीबी है उसका जो ऑयल है वो 1 या 2 ऑपरेशन के बाद या फिर 3 ऑपरेशन के बाद उसको चेक करना होता है, और जनरली फ्रेंड्स 3 ऑपरेशन के बाद उसको हमको रिप्लेस ही करना पड़ता है, जिस कारण क्या होगा कि इसकी जो लागत है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगी फ्रेंड्स, है ना। तो अगर बात करें हमारे जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ऑयल की वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि एक बार ऑपरेशन हो गया, उसके बाद 2 बार 3 बार हो गया, तो जनरली 3 बार में बेकार हो ही जाती है, और 3 बार के बाद हम क्या करते हैं कि अपनी उसमें नेक्स्ट ऑयल को फिल करते हैं। ठीक, तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स तो नेक्स्ट है, अगर बात करें फ्रेंड्स की जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट के मध्य से गैस को हटाने की समस्या होती है। बिल्कुल होगी फ्रेंड्स, आपने बता दिया, एक लाइन में आप बोल रहे हो फ्रेंड्स की जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो कांटेक्ट के चारों ओर बबल क्रिएट कर लेती है। अब जब बबल क्रिएट करेगी फ्रेंड्स तो मान लीजिए अगर आर्क बुझ भी गई फिर भी वहाँ हो सकता है कि कुछ कंडक्टिविटी बनी रहे,
तो इसमें मेन समस्या क्या आती है कि कैसे हम उस गैस को हटाएं उनके कांटेक्ट के बीच से, है ना। तो ये भी उसकी एक डिसएडवांटेज हो गया और ड्रॉबैक हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब देखने वाले हैं थर्ड वाला हमारा, कि थर्ड वाला जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो क्या था। तो आइए देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट सर्किट ब्रेकर का, या फिर थर्ड हमारा सर्किट ब्रेकर क्या था। ये फ्रेंड्स थर्ड सर्किट ब्रेकर है और इसको हमने बोल दिया बीसीबी, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। फ्रेंड्स अगर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर बात करें हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की, फ्रेंड्स ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है फ्रेंड्स, ठीक। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर बात करें कि जो हमारा वैक्यूम है उसका काम क्या है, तो देखिए यहाँ पर व्हेन वैक्यूम इज यूज्ड एज आर्क इंटरप्टिंग मीडियम। फ्रेंड्स अगर बात करें जो हमारा वैक्यूम है वो आर्क इंटरप्टिंग मीडियम के रूप में अगर यूज़ होगा तो हम उस प्रकार के सर्किट ब्रेकर को अपना बीसीबी या फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बोल देंगे फ्रेंड्स, ठीक। फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए, दिस सर्किट ब्रेकर इज यूज टू ब्रेक द वोल्टेज लेवल बिटवीन 11 kV टू 33 kV। फ्रेंड्स अगर बात करें कि हम कितना प्रोटेक्शन, कितने वोल्टेज तक प्रोटेक्शन कराते हैं इसकी, तो 11 kV से हम 33 kV तक इसका प्रोटेक्शन कराते हैं, ठीक। इससे सेकेंड पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट है हमारा बीसीबी। बीसीबी कंसिस्टिंग ऑफ फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट। ये सभी में होता है फ्रेंड्स, जो हमारे फिक्स कॉन्टैक्ट हैं और मूविंग कॉन्टैक्ट हैं वो सभी में प्रेजेंट होते हैं। पर अगर बात करें कि जो हमारा जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो सबका अलग अलग है। अगर एसीबी की बात करें तो उसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो एयर में ऑपरेट होंगे, और जो हमारा ऑयल ब्रेक सर्किट ब्रेकर है उसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो ऑयल के अंदर ब्रेक होंगे, और जो हमारा बीसीबी आ गया उसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो वैक्यूम के अंदर वैक्यूम के अंदर ऑपरेट होने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक। तो अगर थर्ड पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो थर्ड पॉइंट में है हमारा ये, इसमें जो हमारा जो हमारा बीसीबी है उसमें फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट तथा उसके साथ साथ हमारा जो वैक्यूम चैम्बर है वो अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है, ठीक। तो फ्रेंड्स अगर बात करें कि बीसीबी काम क्या कर रहा है, बीसीबी जो वर्किंग है उसका लगभग वर्किंग हमारा सारे जो सर्किट ब्रेकर है उनका एक जैसा है, पर उनके एप्लीकेशन के हिसाब से हमारा, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने क्या किया, अलग अलग उनको डिज़ाइन किया। अगर बात करें हम उनके वोल्टेज लेवल के हिसाब से तो उसको हमने क्या किया, अलग अलग डिज़ाइन किया। फ्रेंड्स अगर बात करें हमारा जो सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में हम करते क्या है, जो एक चैम्बर है वैक्यूम का उसके अंदर हम वैक्यूम को क्रिएट करते हैं। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद हमारे जो मूविंग कॉन्टैक्ट हैं और जो फिक्स कॉन्टैक्ट हैं वो वैक्यूम के अंदर हम क्या करते हैं, ऑपरेट कराते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने बता दिया कि फ्रेंड्स अगर बात करें कि किसी भी प्रकार की कहीं भी अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी फ्रेंड्स तो वहाँ पर आग और ज़्यादा जल सकती है। तो जो हमारी ऑक्सीजन है उसको बिल्कुल रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, अपने जो चैम्बर है उसको चारों तरफ से क्लोज कर दिया, और जो हमारे कॉन्टैक्ट है मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट वो वैक्यूम के अंदर ही ऑपरेट होने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी जो थ्योरी है वो क्या कहने वाली है, इन सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने के लिए वैक्यूम का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स अगर बात करें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, तो आर्क जो इंटरप्टिंग मीडियम है उसको हमने वैक्यूम का नाम दे दिया। वैक्यूम को हम क्या करेंगे, वैक्यूम चैम्बर के अंदर वैक्यूम को क्रिएट करेंगे, और वैक्यूम के अंदर ही हमारे जो दोनों कॉन्टैक्ट हैं, मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट, उसको ऑपरेट कराएंगे, ठीक। क्यों, इसका भी रीज़न जान लीजिए फ्रेंड्स। अगर बात करें वैक्यूम जो है उसकी क्या होगा, उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बहुत अधिक होगी फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी फ्रेंड्स वहाँ आर्क उत्पन्न होने की या आग लगने का खतरा उतना ही कम रहेगा। तो अगर बात करें फ्रेंड्स कि हमारे जो वैक्यूम है उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण सर्किट ब्रेकर से या फिर बीसीबी से, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से उच्च विद्युत रोधन क्षमता प्रदान किया जा सकता है। फ्रेंड्स अगर बात करें कि हमारी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो उससे आप आसानी से बहुत ज़्यादा भी क्षमता वाले फॉल्ट को आप क्या कर सकते हो, आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आर्क आसानी से बुझ जाती है। क्योंकि वैक्यूम आर्क को बुझाने का सबसे अच्छा गुण रखता है। फ्रेंड्स अगर बात करें हमने कि अभी बता दिया कि जो हमारी ऑक्सीजन अगर वो होगी तो वहाँ पर आर्क उत्पन्न हो सकती है। अब ऑक्सीजन ही नहीं है तो आग भी नहीं लगने वाली फ्रेंड्स। तो जब हमने क्या किया, वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया या फिर हमने वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो जो आर्क को बुझाने का उसका गुण है वो बहुत अच्छा हो गया, और जब अच्छा हो गया तो ये हमारा गुड सर्किट ब्रेकर कहलाने वाला है फ्रेंड्स, ठीक। अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में है कि जो हमारे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो अन्य सर्किट ब्रेकर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। ये ठीक है, नेक्स्ट वाले पॉइंट में आ चुका है फ्रेंड्स, कवर हो चुका है कि जो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड्स अगर बात करें इसके जो हमारा सर्किट डायग्राम है उसके माध्यम से समझें तो देखिए है क्या यहाँ पर जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो हमारा वीसीबी हमने बोल दिया, उसका जो
डायग्राम है वो देखिए, जो हमारा आउटर लेयर है फ्रेंड्स, ये है हमारा पूरा चैम्बर, बाहर वाला ये है हमारा पूरा चैम्बर। फ्रेंड्स ये हमारा चैम्बर है, इंसुलेशन वैक्यूम चैम्बर इसको बोलेंगे हम। ये है हमारा इंसुलेटिंग वैक्यूम चैम्बर। फ्रेंड्स अब अगर अंदर की बात करें तो अंदर देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला कॉन्टैक्ट एक कॉन्टैक्ट ये है फ्रेंड्स, सॉरी, एक कॉन्टैक्ट ये है फ्रेंड्स, इसको हमने बोल दिया फिक्स कॉन्टैक्ट, और दूसरा कॉन्टैक्ट ये है, इसको बोल दिया हमने मूविंग कॉन्टैक्ट। फ्रेंड्स अगर बात करें कि जब हमारा फॉल्ट उत्पन्न नहीं होगा उस कंडीशन में दोनों जो ये कॉन्टैक्ट हैं ये क्लोज रहेंगे। जैसे ही किसी प्रकार का फॉल्ट उत्पन्न होगा तुरंत जो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है वो मूव करके फिक्स कॉन्टैक्ट से दूर हटेगा। फ्रेंड्स जैसे ही ये मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से दूर हटेगा तुरंत इसके बीच में एक स्पार्किंग जनरेट होगी, ये आर्किंग रेंज है फ्रेंड्स। जैसे ही इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच आर्किंग उत्पन्न होगी, यहाँ पर आर्क जनरेट होगी, तुरंत यहाँ पर जो हमारी वैक्यूम है उसका गुण है कि वो तुरंत क्या करेगी, इसके बीच के जो एयर गैप है उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसको हाई बना देगी, और जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है जब जैसे ही हाई होगी तुरंत हमारी जो वैक्यूम है, जो हमारी आर्क है वो तुरंत ही बुझ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो इसकी वर्किंग देखिए, जो मैंने अभी बता दिया वही इसकी वर्किंग में भी है, तो एक बार देख लेते हैं कि हमारी जो वर्किंग है वो क्या कहने वाली है। फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया कि सामान्य स्थिति जब होगी तो किसी प्रकार का फॉल्ट उत्पन्न नहीं होगा, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, सामान्य स्थिति में फिक्स कॉन्टैक्ट तथा मूविंग कॉन्टैक्ट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक, जब सर्किट में किसी प्रकार का फॉल्ट उत्पन्न होता है तब फिक्स कॉन्टैक्ट से मूविंग कॉन्टैक्ट धीरे धीरे अलग हो जाता है। जैसे ही दोनों संपर्क एक दूसरे से अलग होते हैं फ्रेंड्स, तो दोनों संपर्कों के बीच आर्क उत्पन्न हो जाता है। आर्क उत्पन्न हो फ्रेंड्स, जैसे ही आर्क जो उत्पन्न हो रही है वो क्या करेगी, जो धातु है, मतलब कहने का मतलब जो उसका आउटर वाला पाथ है उसकी धातु है, किसी मेटल का बना होगा चैम्बर, तो जो आर्क उत्पन्न हुई वो धातु को क्या करेगी, यहाँ पर आयनाइज करना शुरू कर देगी, धातु को आयनाइज करेगी। धातु के आयनाइजेशन के कारण फ्रेंड्स उसके जो कांटेक्ट हैं उसके भी बीच पे जो धातु है उस पर भी आयनाइजेशन होगा, उसके आयनाइजेशन के कारण यह आर्क बहुत कम समय में ही बुझ जाती है। फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई है वैक्यूम की, तो जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो उस केस में होगा क्या कि जो आर्क है वो बहुत कम समय में ही बुझ जाएगी। एक चीज़ तो ये, दूसरा पॉइंट ये बोल दिया कि फ्रेंड्स जैसे ही वहाँ आर्क उत्पन्न होगी तुरंत जो हमारा मेटल है या फिर जो हमारी धातु है उसका वेपर बनना शुरू हो जाएगा। तो जब उसका वेपर बनना शुरू हो जाएगा तो जैसे ही वेपर बनेगा, वेपर अति शीघ्र कॉन्टैक्ट पर चिपक जाएगा, चारों तरफ से एक शील्ड बना लेगा, और जैसे ही शील्ड बना लेगा उस सतह पर कॉन्टैक्ट के बीच, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की आर्किंग उत्पन्न होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, और जब नहीं रहेगी तो वो वहाँ पर बुझ जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सतह पर, कॉन्टैक्ट की सतह पर या आर्किंग शील्ड पर ये क्या करता है कि एक लेयर बना लेता है, जम जाता है लिखा हुआ यहाँ पर, जम जाता है, लेयर बना लेता है। जब जम जाएगा उसकी लेयर पर, कॉन्टैक्ट के कॉर्नर पर, जिस कारण वैक्यूम क्या करेगी, वैक्यूम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और आर्क बहुत आसानी से बुझ जाएगी। तो ये रहा फ्रेंड्स जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल। फ्रेंड्स एक बार फिर बता दें कि जो हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका पहला एडवांटेज होगा इट कैन ऑपरेट एनी इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स अगर बात करें हमारा जो वीसीबी है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, वो किसी भी इन्वायरमेंट में उत्पन्न हो सकता है। तो अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा क्या है, लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। तो इसकी जो मेंटेनेंस है उसकी कम रिक्वायरमेंट होती है मेंटेनेंस करने के लिए। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की फ्रेंड्स, तो डिसएडवांटेज इसका है हाई टेक्नो। अगर फ्रेंड्स देखो, अगर बात करें कि यहाँ पर आपने बोल दिया कि जो हमारा वैक्यूम है उसमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ती है। फ्रेंड्स अगर हमको वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगी तो हमको हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, हम ऐसे ही वैक्यूम को क्रिएट नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सर्किट ब्रेकर को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है बहुत हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले हैं, जिसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज होगा। नेक्स्ट की बात करें तो ये मोर कॉस्टली होते हैं फ्रेंड्स, पहले वाले से ही रिलेटेड है कि इसके जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी। जैसे जब बनाने में अच्छी क्वालिटी लगाना पड़ेगी, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगी, तो इसकी जो क्वालिटी है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर इसके जो एप्लीकेशन है उसकी बात करें तो पहला एप्लीकेशन क्या है इसका देख लीजिए। फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो इट इज़ यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसको हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करेंगे, इसको हम कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करेंगे, इसको हम जो वोल्टेज रेंज इसका जो वोल्टेज रेंज है जहाँ हमको
कुछ ऐसा वोल्टेज रेंज चाहिए जहाँ पर 11 kV से 33 kV का हमको रिक्वायरमेंट करना है या फिर हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है, उस जगह पर हम क्या करेंगे, अपना BCB को ही यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। ठीक, तो पहला एप्लीकेशन था फ्रेंड्स इसका कि हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करेंगे। सेकंड था इसका हमारा कि कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए, कोई व्यवसाय के लिए इसको यूज़ करेंगे। और थर्ड हमारा क्या हो गया, 11 kV से 33 kV तक हम इसको यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा SF6। अगर बात करें SF6 की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा SF6। हम इसको बोलेंगे, अगर इसके SF6 के फुल फॉर्म की बात करें तो फ्रेंड है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। फ्रेंड्स अगर बात करें इसके, हम जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। फ्रेंड्स अगर बात करें कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर है उसमें दो चीज़ें याद करने वाली। पहली चीज़ हमारी ये है कि जो हमारा SF6 है तो इसमें हम जो वर्किंग मीडियम है वो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस यूज़ करने वाले हैं, पहला पॉइंट फ्रेंड्स। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो दूसरा पॉइंट इसमें यह होगा कि जो हमारी SF6 गैस है फ्रेंड्स, तो उस गैस को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों यूज़ करने का रीज़न ये है फ्रेंड्स कि जो हमारी SF6 गैस है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है तो मान लीजिए कि इसके कांटेक्ट के मध्य में जो भी आर्किंग इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे तो ये क्या करेगी, उसको तुरंत ही एब्जॉर्ब करा लेगी। इसकी एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, जिस कारण क्या होगा, इसके जो कांटेक्ट के मध्य जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे या फिर जो आर्किंग मीडियम उत्पन्न होगा उसको ये क्या करेगा, तुरंत की तुरंत एब्जॉर्ब करा लेगा। तो ये रहे दो पॉइंट। चलिए अब देखते हैं इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल। पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे फ्रेंड्स। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पर आपका जो सामने नज़र आ रहा है तो ये है आपका SF6। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला पोर्शन आपका मूविंग कॉन्टैक्ट हो गया फ्रेंड्स, और ये वाला पोर्शन आपका फिक्स कॉन्टैक्ट हो गया, ये वाला। ठीक फ्रेंड्स, अगर इस वाले चैम्बर की बात करें, इस वाले रीजन की, तो ये आर्क चैम्बर है हमारा। और अगर इस वाले रेंज की बात करें तो यहाँ से हमारी जो गैस है SF6 गैस का यहाँ पर एक सिलेंडर लगा हुआ है, एक कंप्रेसर लगा हुआ है, जो तुरंत जैसे ही फॉल्ट उत्पन्न होगा तुरंत यहाँ से हमारी जो गैस है उसको यहाँ पर टर्बुलेंस गैस के क्रिएट कर देगा फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, अगर बात करें कि यहाँ पर कैसे ये ऑपरेट हो रहा है, तो अगर बात करें फ्रेंड्स कि हमारा जो नॉर्मल कंडीशन होगी उस कंडीशन में ये दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से क्लोज रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही फ्रेंड कोई फॉल्ट उत्पन्न होगा तुरंत होगा क्या कि जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो फिक्स कॉन्टैक्ट से दूर हटेगा। जैसे ही मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से दूर हटेगा फ्रेंड्स, इन दोनों कॉन्टैक्ट के मध्य क्या होगा, आर्किंग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही यहाँ आर्किंग प्रोड्यूस होना शुरू होगी तो इस बीच में कोई भी हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो कि कुछ आयंस मौजूद हों या फिर आयन मौजूद ना हो, तो जो हमारा यहाँ पर जो मेटल लगा हुआ है, धातु लगी हुई है, उसका वेपराइजेशन होना शुरू हो जाए। जब वेपराइजेशन होना शुरू होगा तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके मध्य में आ जाएंगे, और ये वाला जो रीजन है, जो यहाँ का एयर गैप है, वो एज अ कंडक्टर बिहेव करना शुरू करेगा, चालक बिहेव करना शुरू कर देगा। जब एज अ कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर देगा तो जो हमारी पावर है वो इसकी सप्लाई बनी रहेगी, और हमारा काम क्या है कि उसी सप्लाई और साथ के साथ यहाँ आग भी जलती रहेगी फ्रेंड्स, आर्क क्रिएट हो जाएगी। तो इस आर्क को बुझाने के लिए हमने क्या किया, हमने ऊपर अपना कंप्रेसर एक प्लेस कर दिया, एक हमने सिलेंडर लगा दिया, सिलेंडर में हमारी SF6 गैस है। जैसे ही ये दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से अलग होंगे तो यहाँ पर हमारा आर्किंग हॉर्न है, आर्किंग हॉर्न क्या करेगा, तुरंत उसको हॉर्न प्रोवाइड करा देगा। जैसे ही हॉर्न बजना शुरू होगा तुरंत यहाँ वाला जो सर्किट है या फिर जो यहाँ वाला सिलेंडर है वो एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही एक्टिव होगा तुरंत वो क्या करेगा, यहाँ से SF6 गैस के टर्बुलेंस क्रिएट करेगा। अब SF6 गैस यहाँ पर जैसे ही आएगी तुरंत SF6 की दो प्रॉपर्टी मैंने बता दी। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होने के कारण पहली चीज़ ये क्या करेगी, किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको एब्जॉर्ब करा लेगी। जब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है और जो आर्किंग मीडियम है उसको एब्जॉर्ब करा लेगी, तुरंत एब्जॉर्ब कराकर ये क्या करेगी, इस माध्यम से इसको ले जाते हुए वापस यहाँ से निकल जाएगी फ्रेंड्स। तो ये रहा इसका वर्किंग प्रिंसिपल फ्रेंड्स। अगर इसकी हम थ्योरी की बात करें तो देखिए, चलिए देखते हैं इसकी थ्योरी क्या कहती है फ्रेंड्स। अगर बात करें हम ये वाली जो यहाँ पर जो समीकरण दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है SF6 प्लस E नेगेटिव, तो ये SF6 नेगेटिव हो जाएगी। आप अभी जैसे मैंने बता दिया कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करा लेगी। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फ्रेंड देखिए, अगर हम बात करें कि हमारा जो SF6 है वो क्या कह रहा है, इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर, इस प्रकार बोले तो SF6 सर्किट ब्रेकर के में आर्क को बुझाने के लिए SF6 गैस का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। बिल्कुल सही बात है। अगर हम SF6 की बात करें तो यहाँ पर आर्क को बुझाने के लिए SF6 गैस का यूज़ करेंगे। SF6 गैस एक इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है, जिसके कारण जिसके अंदर
मुक्त इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की अधिक क्षमता होती है। फ्रेंड्स जैसा मैंने अभी बता दिया कि ये अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होगी तो क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करा लेगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कराएगी तो होगा क्या कि जो सर्किट ब्रेकर है अधिक होती है, इसकी जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। तो जो सर्किट ब्रेकर है उसके जो दोनों कॉन्टैक्ट हैं, उन दोनों कॉन्टैक्ट के मध्य हम क्या करेंगे, जैसे ही फॉल्ट उत्पन्न होगा, फॉल्टी कंडीशन में क्या होगी, दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से ब्रेक होंगे, मूविंग और फिक्स। तो जब ब्रेक होंगे तो उनके बीच आर्क जलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आर्क जलना शुरू होगी दोनों कॉन्टैक्ट के मध्य में हम क्या करेंगे, SF6 गैस के चैम्बर के अंदर हम क्या करेंगे, SF6 गैस को उन दोनों कॉन्टैक्ट के ऊपर उसके टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक, जैसे ही हम टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे तुरंत जो SF6 गैस है वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगी और जो आर्क है वो वहीं पर दब जाएगी या बुझ जाएगी। तो फ्रेंड्स यही आगे बोला गया, देखिए आगे क्या बोला गया है, सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टैक्ट SF6 गैस के चैम्बर के अंदर खुलते हैं। जैसे ही दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से अलग होते हैं वैसे ही आर्क उत्पन्न हो जाती है। इस आर्क को बुझाने के लिए जो हमारी गैस है उस गैस का नाम क्या है, SF6 गैस, उसका यूज़ हम करते हैं फ्रेंड्स। ठीक, तो ये था इसकी डेफिनेशन, इसकी थ्योरी। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो देखिए इसकी वर्किंग क्या कर रही है फ्रेंड्स। अगर हम वर्किंग की बात करें फ्रेंड्स तो होगा क्या कि सर्किट ब्रेकर की बंद अवस्था में SF6 गैस का जो दाब है वो 2.8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा फ्रेंड्स। नॉर्मल कंडीशन में SF6 गैस के दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। और जैसे ही कोई फॉल्ट उत्पन्न होगा फ्रेंड्स, जैसे ही सिस्टम में फॉल्ट उत्पन्न होता है तब फिक्स कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस स्थिति में आने पर जो वॉल्व है, जो हमारे गैस के SF6 गैस के जो वॉल्व हैं वो खुल जाते हैं और SF6 गैस उच्च दाब पर, अब इसका दाब कितना हो गया फ्रेंड्स, नॉर्मल कंडीशन में था 2.8 और यहाँ पर हो गया 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उच्च दाब के साथ क्या करेगी, जो गैस रिजर्वायर है या फिर जो ऊपर हमारा जो टैंक लगा हुआ था या फिर जो सिलेंडर लगा हुआ था, उस रिजर्वायर से आर्क चैम्बर में आना शुरू होगी या फिर हम उसमें प्रवाहित करना शुरू करेंगे। जैसे ही आर्क चैम्बर में हमारी SF6 गैस आएगी तुरंत क्या करेगी, ये उसके मार्ग में तेज़ी से क्या करेगी, बहुत तेज़ी से हम इसको प्रवाहित कराएंगे और जैसे ही आएगी इसके मार्ग में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबको क्या करेगी, ये एब्जॉर्ब कर लेगी। और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगी तुरंत उसके जो कॉन्टैक्ट हैं दोनों सर्किट ब्रेकर के, उनके बीच के एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी और जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो आर्क बहुत जल्द ही यहाँ पर बुझ जाएगी। तो ये रहा आपका इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अगर बात करें हम कि हमारा जो एडवांटेज है वो क्या होने वाला है, तो पहला एडवांटेज है इसका SF6 गैस का गुण या फिर मूल। अगर बात करें एडवांटेज की तो जो हमारा SF6 गैस है उसकी जो इंसुलेशन या फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है या फिर जो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई है, जिसके कारण क्या होगी कि वो जल्द ही आर्क को बंद कर देगी। दूसरी कंडीशन में ये बोल दिया कि जो हमारा SF6 गैस है उसको परावैद्युत सामान्य या फिर जो परावैद्युत सामर्थ्य है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, वो एयर की अपेक्षा 2 से 3 गुना ज़्यादा है फ्रेंड्स। अब जब इतनी गुना ज़्यादा है तो वैसे ही वो आसानी से उसको इंटरप्ट करा देगी आर्क को। ठीक, अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट थर्ड वाले की बात करें, इसका प्रचालन बंद चैम्बर में होने के कारण इसमें नमी आने की संभावना बहुत कम होती है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इसका जो चैम्बर है वो बिल्कुल क्लोज है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो कम उत्पन्न होने की संभावना है। फोर्थ की बात करें फ्रेंड्स तो इस सर्किट ब्रेकर में आग लगने का कोई खतरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह क्या है, अज्वलनशील गैस है। SF6 क्या है, अज्वलनशील गैस है। तो इस प्रकार यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका आर्क उत्पन्न होने की कोई भी संभावना नहीं है। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें फ्रेंड्स तो इसका पहला डिसएडवांटेज क्या होगा कि इसका जो मूल्य है, जो इसका रेट है वो बहुत ज़्यादा है, इसका जो मूल्य है वो बहुत अधिक है। अगर सेकंड की बात करें तो प्रत्येक प्रचलन के पश्चात SF6 गैस का शुद्धिकरण किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये दोनों ही इसके बहुत बड़े डिसएडवांटेज हैं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि अगर इसका मूल्य की बात करें तो मूल्य भी अधिक हो रहा है और दूसरी चीज़ बता दी कि प्रत्येक प्रचलन के बाद पश्चात इसका जो शुद्धिकरण है उसको करना होता है फ्रेंड्स। ठीक, तो ये रहा आज का सेशन फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको, प्लीज़ आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सेशन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर
आप अपना एग्ज़ाम से पहले कोर्स कवर करना चाहते हो तो ऐसे ही जुड़े रहिए। हम इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट आपकी जो रिलीज़ है उसको लेकर आने वाले हैं, और एग्ज़ाम से पहले 12 से 15 लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपका ये पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।